हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मैं शुरू करूं और आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप हर हाल में ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि आपको आपके मंजिल तक यानी कि सरकारी टीचर बनाने के लिए जितना भी मटेरियल हम फ्री में प्रोवाइड करा सकेंगे वो सारा वहाँ पे करवाएंगे। आपको डेली टारगेट मिलेगा हर एक चीज़ का, चाहे वो जीएस का हो चाहे आपका पेपर हो। आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे कि आपको जीएस में कम से कम 27-28 आए, वो हम टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाएंगे आपको। तो निसंकोच टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, ये जो ऑर्गेनिज्म ये जो जीव आप चार इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि दोज दैट आर रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड आर, इसमें से कौन सा असेक्सुअल मेथड से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए भैया कि रिप्रोडक्शन का जो है दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक क्या होता है, असेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल है एक असेक्सुअल है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स होता है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें गाइमेट फॉर्म होगा, इसमें नो गाइमेट, GAMETE। ये क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे। बस ये सोच लीजिए कि इसमें कुछ एक ऐसा चीज बनेगा जिसके बाद बच्चे का प्रोसेस शुरू होगा, और इसमें ये ऐसा कोई भी चीज नहीं बनेगा। बस आप ये इतना ही जान लीजिए, नाम से याद रख लीजिए कि सेक्सुअल में गैमेट फॉर्म होता है और सेक्सुअल में गैमेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें कौन सा असेक्सुअल होगा। तो सबसे पहले बनाना होगा, ईस्ट होगा और अमीबा होगा। डॉग में आप देखे होंगे कि मेल फीमेल दोनों का जरूरत पड़ता है। लेकिन असेक्सुअल, हाँ उसमें हम बताने भूल गए कि असेक्सुअल एक ऐसा भी रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें एक ही पेरेंट्स होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, बनाना होगा, ईस्ट होगा, अमीबा होगा। एग्जाम में आपका कभी कभी आ जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, बात क्लियर हो गया। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि इनमें से किस में अलैंगिक जनन होता है, तो आपको क्या देना है, बनाना देना है। ऑप्शन में बनाना बहुत बार रहता है इसलिए हम बनाना बोल रहे हैं। ईस्ट और अमीबा ये तीनों में कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है, आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। कह रहा है कि इन फ्लावर में पार्ट्स जो मेल और फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है वो कौन सा है, एंथर और ओवरी है। एंथर जो है वो मेल पार्ट को प्रोड्यूस करता है, ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट को प्रोड्यूस करता है। वहीं जब हम बात करें तो पिस्टिल जो है, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेमन जो है, स्टेमन और क्या होता है, पिस्टिल। क्या है, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। ये दोनों क्या है, फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, याद रखिएगा, फीमेल रिप्रो और यहाँ पे मेल। तो हमेशा याद रखिएगा स्टेमन मेल है, ये पिस्टिल जो है वो फीमेल है। डायरेक्ट इस सबसे क्वेश्चन बचता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल यहाँ देखिए ये हम लिखा हुआ है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, मेल पार्ट क्या है, तो स्टेमन है, स्टेमन मेल पार्ट है। वहीं अगर हम लोग पिस्टिल या कार्पेल का बात करें, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा हो जाएगा, स्टेमन, और फीमेल कौन सा हो जाएगा, पिस्टिल। ध्यान में रखिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें से कौन सा जो ये दिया हुआ ना क्रम, ये सही है, सीक्वेंस आप सही है ये आपको बताना है। तो सीक्वेंस कौन सा सही है, पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्ब्रियो, उसके बाद मतलब ये बनेगा क्या होता है, उसको गर्भ बनेगा फूल का, और उसके बाद सीडलिंग, उसके बाद वहां से क्या होगा, बीजाणुकरण होगा। तो ये जो है
बिल्कुल सही क्रम है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, कभी कोई क्रम भी पूछ देता है कि किसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होगा ना, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले उसका बीज का होना जरूरी है, तो बीज जाएगा पॉलन ग्रेन से, उसके बाद फर्टिलाइजेशन आपस में मिल के एक भ्रूण का निर्माण करेगा यहाँ पे एम्ब्रियो, और फिर सीडिंग, उसके बाद बीज का प्रोसेस हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, offsprings formed by as asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because ऑफस्प्रिंग मतलब क्या हुआ, भाई बहन, आपको पता ही हो, सॉरी संतान, ठीक है। संतान मतलब सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान, बेटा बेटी जो होता है। कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब बेटा बेटी पैदा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाया जाता है। क्यों सिमिलरिटी पाया जाता है, कॉमन है कि उसमें एक ही पेरेंट्स होता है, इसलिए उसमें किसका गुण जाएगा, सिंगल पेरेंट का ही ना गुण जाएगा। अगर चाय में आप सिर्फ चीनी डाल रहे हैं तो चाय सिर्फ मीठा ही होगा, उसमें कोई टेंशन लेने बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं तो वो लेमन टी बन जाता है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा। तो उसी तरह से दिमाग लगा के आप सोचिए, जब सिंगल पेरेंट्स है तो उसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो आगे वाला संतान होगा, उसमें सिमिलरिटीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसका कारण क्या कह रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, जो हम आपको बताएं। दूसरा कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, ये भी दोनों ही सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए हम क्या देख लेते हैं क्या कह रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिकॉज द सेक्सुअल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, ये सब कोई मतलब नहीं है। तो पहला दूसरा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, कई बार ये सवाल आ चुका है कि कैरेक्टर्स, जो गुण आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग संतान में आता है, जो गुण पेरेंट्स और संतान में आता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, तो वो प्रेजेंट रहता है किसमें, जीन्स में प्रेजेंट रहता है। हमेशा याद रखिएगा जीन्स, और डीएनए कंटेन करता है। जीन्स कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और हमारा जो गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसमें कौन मदद करता है, जीन्स। ये टीआरई 3 का मैथ साइंस का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स जो आता है उसमें भी ये पूछा था। इसीलिए अपने भाई पे ट्रस्ट करके आंख बंद करके साइंस को फॉलो कीजिए, इससे अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका। अगर मतलब मैथ साइंस है अगर आपका जूनियर में, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन शो, क्या है, ओनली सिमिलरिटीज विथ पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। इसमें क्या कह रहा है कि कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, प्रजनन के बाद जो संतान बनेगा उसमें क्या होगा, सिर्फ सिमिलरिटीज होगा या डिसिमिलरिटीज भी हो सकता है। बच्चा पूरी तरह से अपने मम्मी पापा पे मिल जाएगा या थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अंतर भी होगा और थोड़ा बहुत मिलेगा भी। जैसे आप पूरा डिक्टो आप अपने पिता की तरह नहीं दिख सकते हैं, कुछ कुछ हैबिट आपके पिता का दिख भी सकता है और कुछ कुछ हैबिट नहीं भी दिख सकता है। उसी तरह इसमें कहता है कि सिमिलरिटीज भी होगा और वेरिएशन विद द पेरेंट्स भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कॉमन इन अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट, क्या होगा जो एक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन का फीचर इन लोगों में होगा, दे ऑल आर, कहाँ है, असेक्सुअली, दे ऑल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ये इसका रिप्रोडक्शन ये लोग कैसे करेंगे, असेक्सुअली करेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या हुआ, एक ऐसा जीव जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा, और एक ऐसा जीव जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग भी इंक्लूड हैं, ह्यूमन भी, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये सब याद रखिएगा। अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। अलैंगिक जनन किन में पाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए हम करवा रहे हैं आपको। अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन स्पायरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, स्पायरोगायरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू द स्मॉलर बीड्स। इसमें कैसे होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट। इसमें जो स्पायरोगायरा में जो फिलामेंट होता है, मतलब आगे वाला तंतु होता है ना, वो जब टूटता है ना स्मॉलर बीड्स में, उसी से क्या बन जाता है, असेक्सुअल, मतलब वो टूट के नया नया अपने जैसा बना देता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू सेल ये भी नहीं होता, ये सब आगे पढ़ाएंगे हम आपको। 9 नंबर क्या कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। एक सेल जब
बहुत सारे छोटे छोटे सेल में टूट जाता है। तो इस घटना को रिप्रोडक्शन के प्लाज्मोडियम में क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो इस एबिलिटी को कुछ और नहीं बल्कि मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक चीज टूट के बहुत सारे छोटे 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 टिप में बना लेता है, ठीक है, उसी को मल्टीपल फिजन कहते हैं। कुछ कुछ चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करें। मल्टीपल फिजन क्या है? ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सेल से टूट के जो नया सेल्स बनता है ना, उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं। सन सेल नहीं बोलते, डॉटर सेल बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एक सेल जब टूट के छोटा छोटा सेल बनाता है तो जो छोटा छोटा सेल बना उसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। सेल सिमिलटेनियसली प्लाज्मोडियम। बडिंग मतलब क्या हुआ? स्मॉल बड डेवलप ऑन द सेल वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। देखिए इसमें क्या होता है? बडिंग मतलब क्या होता है कि छोटा सा बड, छोटा सा कली जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में निकलेगा और उसको तोड़ के आप दूसरे जगह लगा दीजिएगा तो उससे भी फिर से वही गाछ बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से वो पेड़ से उसका कली तोड़ के जो फिर से पेड़ हम बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब सारा क्या है? रिप्रोडक्शन। रिडक्शन डिवीजन, देखिए रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा? मियोसिस, माइटोसिस, ये सब हम आपको समझाएंगे, बस यहाँ भी नाम आप काम चला लीजिए। मियोसिस इज द डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। देखिए म्यूसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम आधा हो जाता है, तो क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं? जितना पेरेंट्स में था उतना चाइल्ड में नहीं है, तो रिड्यूस हो गया, साइज कम हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन डिवीजन। और ये किसमें होता है? म्यूसिस में होता है। म्यूसिस और मेटासिस हम आगे आपको बताएंगे। देखिए बाइनरी फिजन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स कॉल्ड अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मतलब आपको पता है कि दो बाइनरी मतलब क्या होता है? बाय मतलब दो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होगा किसमें? टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, टू डॉटर सेल्स। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। तो 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। रिप्रोडक्टिव जो ये है स्टेजेस क्या है फ्लावरिंग प्लांट में वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बनेगा गैमेट्स, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। देखिए गैमेट्स सबसे पहले दोनों आपस में मिलेंगे, उससे ये गैमेट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद जाइगोट, जाइगोट में मिला, और फिर एम्ब्रियो, भ्रूण जिसको बोलते हैं, और सीडलिंग लास्ट में, उससे जो बीज बन जाता है खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये उसका स्टेजेस है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। गैमेट पहले, सबसे पहले क्या होगा? गैमेट, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीडलिंग। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, ये आप याद रखिएगा। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहता है, पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि हाफ ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम आधा हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ? आधा हो जाता है, इसी के कारण उसका संख्या क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये याद रखिएगा आप। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि इन राइजोपस, इसको क्या पढ़ेंगे? इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपी बोलते हैं, HYPHA, हाइपी। एकदम याद कर लीजिए आप कि ये सब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 100 में मुश्किल से 5 ही बना पाएगा, उसमें से अगर आप एक बना देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है? इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप आर कॉल्ड। जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो स्पोरेंजिया अपने टिप पर कंटेन करता है, अपने टिप पर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपे बोलते हैं, हाइपे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस आर कॉल्ड हाइपे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रेड मोल्ड में रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपे बोलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम किसे? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। स्टेम से, रूट से या लीव से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। न्यू वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो न्यू प्लांट बनेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो न्यू प्लांट बनेगा वो किससे बना सकते हैं? या तो बना सकते हैं स्टेम से, या तो रूट से, या तो लीव से। यही 3 से बना सकते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। या फिर आप ऐसे याद रखिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नया प्लांट हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? या तो स्टेम से, रूट से, या लीफ से, या तो पत्ता से, या तो जड़ से, या तो तना से प्राप्त करते हैं। पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर कह रहा है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इज। ब्रेड मोल्ड जो फफूंदी लग जाता है ना ब्रेड में, उसका क्या कारण है? कौन रिस्पॉन्सिबल है कि बहुत जल्दी लग जाता है? देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रेड, और प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइप, सॉरी 1 और 2 है, फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्पंज, ये सब नहीं है। तो लार्ज
नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होता है, इसके कारण वो बहुत तेजी से फैलता है। और दूसरा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। आप देखे होंगे कि मॉइस्चर जब रहता है ना, जैसे बरसात के समय में आप ब्रेड खरीद के लाते हैं दुकान से, तो क्या होता है, 1 ही 2 दिन में वो खराब हो जाता है। तो जिसको खराब हो जाता है ना, वही यहाँ पूछ रहा है कि ब्रेड मोल्ड जो बनता है उसका रैपिड फास्ट होने का कारण क्या है, तो उसका एक कारण मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स। द ब्रेड है, ब्रेड में न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए वो क्या होता है, उसकी तरफ फंगी उसकी तरफ बढ़ता है उसको खाने के लिए। और उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स है, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं जिसमें उसको फैलने में आसानी होता है। तो इस वीडियो को हम लोग अब यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।